एक ऐसे फैसले पर बात करने वाले हैं और उस फैसले का क्या रास्ता होना चाहिए, इस पर भी आज हम विचार विमर्श करने वाले। आपको बता दें कि बढ़ते हुए प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने मध्य प्रदेश के सिंगरौली और उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में ये परमिशन दिया है कि वहां पर बिना परमिशन के कोई भी वृक्ष नहीं काटने चाहिए। लेकिन उसके बाद सवाल ये भी खड़ा हो जाता है कि अगर वृक्ष नहीं कटेंगे तो प्रोजेक्ट कैसे लगेंगे, प्रोजेक्ट नहीं लगेंगे तो आखिर हमारी ग्रोथ कैसे बढ़ेगी। और एक सवाल ये भी है कि जो विकास की बात करते हैं उन्हें एक बार फिर से ये मौका मिल जाएगा कि अगर ऐसे ही फैसले आते रहे तो विकास कैसे होगा। इस रिपोर्ट को देखते हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। एक रिपोर्ट। लगातार बढ़ते प्रदूषण, बढ़ता ग्लोबल वार्मिंग, लगातार कटते पेड़, इन सबको ध्यान में रखते हुए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने मध्य प्रदेश के सिंगरौली और उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिलों में बिना परमिशन के वृक्ष काटने पर पाबंदी लगा दी। एनजीटी ने सोमवार को एस्सार, हिंडाल्को और रिलायंस के शासन अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट सहित कई उद्योगों के लिए सिंगरौली और सोनभद्र जिलों में सक्षम प्राधिकार की अनुमति के बिना पेड़ काटने पर पाबंदी लगाने के लिए ये निर्णय लिया। आपको बता दें कि न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार की अध्यक्षता वाली न्यायाधिकरण की पीठ ने मध्य प्रदेश सरकार के पर्यावरण विभाग, वन विभाग और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के संबंधित अधिकारियों और सिंगरौली के जिलाधीश के खिलाफ जमानती वारंट जारी किए। 18 सितंबर को नोटिस जारी किए जाने के बावजूद उनकी तरफ से कोई भी पेश नहीं होने के कारण वारंट जारी किए गए हैं। पीठ ने कहा कि प्रतिवादी 3, 4, 5 मध्य प्रदेश सरकार और 8 सिंगरौली जिला कलेक्टर को तामील किया गया। तामील करने के बावजूद कोई पेश नहीं हुआ। पीठ ने इस मामले की अगली सुनवाई 12 नवंबर को तय की। पीठ ने कहा, इस बीच कोई भी प्रतिवादी समुचित प्राधिकार की अनुमति के बिना वृक्षों को नहीं कटवाएगा। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल सिंगरौली और सोनभद्र जिलों में नई बिजली परियोजनाओं के खिलाफ एक याचिका की सुनवाई कर रही है। इस याचिका में आरोप लगाया गया है कि कोयला खनन और वहां के ताप बिजली घरों से होने वाले उत्सर्जन से प्रदूषण जैसी गंभीर समस्याएं सामने आ रही हैं। इसके बाद महाराष्ट्र में भी 800 से अधिक प्रोजेक्ट सिर्फ इसलिए अभी तक पास नहीं हो पाए क्योंकि उनको एनवायरमेंटल क्लियरेंस नहीं मिल पाया है। 2010 में स्टेट एक्सपर्ट अप्राइजल कमेटी SEAC ने 579 करोड़ के प्रोजेक्ट को इसलिए एनवायरमेंटल क्लियरेंस नहीं दी क्योंकि इन प्रोजेक्टों को जितने एरिया में लगाना था वो उससे 15.8 गुना बड़ा था और इसे कम करने को कहा गया, जिस कारण अभी तक कुल 800 प्रोजेक्ट महाराष्ट्र में बंद पड़े हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के इस फैसले से विकास की बात करने वालों को विकास की धीमी गति पर फिर से बोलने का मौका मिल जाएगा कि इस तरह के फैसले आएंगे तो भला विकास कैसे होगा। अगर पेड़ नहीं कटेंगे तो प्रोजेक्ट कैसे लगेंगे और प्रोजेक्ट नहीं लगेंगे तो प्रोडक्शन कैसे होगा, या फिर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के इस फैसले से एक साफ सुथरा और ग्रीन भारत के निर्माण को गति मिलेगी, ये देखना होगा। सुदर्शन न्यूज के लिए अभिषेक दुबे की रिपोर्ट। वाकई इस फैसले की दो बातें हैं। पहला तो ये कि ये फैसला बेहतर भी कहा जा सकता है क्योंकि कहीं ना कहीं इसका हमारे एनवायरनमेंट पर असर पड़ेगा। जो प्रदूषण बढ़ रहा है, अगर पेड़ नहीं कटेंगे तो हरियाली बनी रहेगी, प्रदूषण का खतरा भी कम हो जाएगा। लेकिन दूसरा सवाल ये भी खड़ा होता है कि इसका विकल्प क्या हो सकता है, क्योंकि अगर पेड़ नहीं कटेंगे, प्रोजेक्ट नहीं लगेंगे तो जीडीपी की जो ग्रोथ का हम बार बार हवाला देते हैं, अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, कहीं ना कहीं उसमें हम रफ्तार नहीं देख सकते हैं। तो इन सभी सवालों के जवाब देने के लिए इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। सबसे पहले आपको बता दें कि सिंगरौली के बेहरा गांव से सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता और याचिकाकर्ता SK दुबे जी हैं। दुबे जी, आपका स्वागत है। और हमारे पॉलिटिकल एडिटर राजेंद्र देव हैं। राजेंद्र, आपका भी स्वागत है। सबसे पहले दुबे साहब आपके पास आना चाहूंगी, आपने ही इस याचिका को डाला है, किस तरह से देखते हैं आप इन तमाम चीजों? जी देखिए, मेरा यहाँ पर चूंकि दो बातें हो रही हैं कि जीडीपी बढ़ने की बात कर रहे हैं और दूसरी बात कह रहे हैं कि प्रोजेक्ट बंद पड़े हैं। देखिए, दोनों अलग अलग विषय हैं। विनाश की तर्ज पर विकास कितना उचित है,
पहली बात। दूसरी बात, मैं जिस जगह से हूं उस जगह पर 2-2 मीटर के बाद जो विजिबिलिटी है, अभी के समय पर जाकर देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ कोहरा होगा। तीसरी बात, जो पेड़ काटने की बात हम कर रहे हैं, पेड़ ये साल के पेड़ हैं, 500 साल पुराने साल के पेड़ हैं, महुआ के पेड़ हैं, और इन पेड़ों को काट के, और वो भी कब, जहां पर कोयला मात्र 14 वर्षों के लिए ही निकाला जा सकता है। यहां जीडीपी बढ़ाने की बात नहीं है, यहां बात है कि इन निजी उद्योगों द्वारा अपने आप को लाभ पहुंचाने के लिए देश को, यहां के पर्टिकुलर क्षेत्र के लोगों को विनाश की तर्ज में ढकेलना है। मैं बता दूं, जहां पर महान कोल ब्लॉक है जिस पर पेड़ काटने की रोक लगाई गई है, जो सिंगरौली के मध्य प्रदेश में है, जयराम रमेश ने एक 2010 में कॉन्सेप्ट डेवलप किया था, गो जोन और नो गो जोन। गो जोन में उन्होंने कहा था कि इस जगह पर, वहां पर कोल माइनिंग करने की इजाजत दे दी जाएगी जहां पर पेड़ नहीं होंगे या पुराने पेड़ नहीं होंगे या झाड़ झंखाड़ होंगे। लेकिन जहां पर ऐसे साल के पेड़ हैं, महुआ के पेड़ हैं, दुर्लभ पेड़ हैं, वहां पर अगर माइनिंग की परमिशन दे दी जाती है तो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएंगे। सिंगरौली के बारे में एक बात बता दूं कि पोल्यूशन का इंडेक्स सिंगरौली में 83% से ज्यादा है, और देश का वो तीसरा सर्वाधिक प्रदूषित क्षेत्र है, जहां पर पानी में मरकरी अगर कहीं पानी में है तो ऐसा कहते हैं मानव जीवन दुर्लभ है। आर्सेनिक, फ्लोराइड, मछलियों तक को ऐसा बताते हैं कि वहां की मछलियां खाने से लोग कैंसरस हो जाते हैं। मछलियों को बताते हैं कि कैंसर है तो लोगों को कैंसर। वहां की मछली अगर रिहन तालाब की खा लें तो पता चलता है, रिहन नगर की खा लें, रिहन डैम के किनारे पूरा का पूरा जो इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट है वहां की खा लें तो लोगों को तमाम तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ता है। और आज मैं ये बात नहीं कह रहा हूं, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, जो सुनीता नारायण, देश की विश्व की मानी जानी जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं, उन्होंने कहा कि यहां पर ह्यूमन ब्लड में जो मरकरी है उसका प्रतिशत 84 से अधिक है। तो मेरा यह कहना है कि जो जिला पहले से ही झुलस रहा है, जहां लोग पहले से ही झुलस रहे हैं, ऐसी जगह पर लोगों को और मौत के मुंह में डालना, माने 84% 100% अगर पोल्यूशन हो गया तो मानव जीवन के रहने के लायक नहीं बचा। चलिए 16% की जगह पर मैं यहां पर खत्म करना चाहता हूं। मेरा कहना है कि जब आज की तारीख में और भी चीजें अवेलेबल है, आप सोलर से बिजली बना सकते हैं, न्यूक्लियर प्लांट्स बना सकते हैं, हाइड्रो प्लांट्स बना सकते हैं, तो क्या ऐसी स्थिति में नेचुरल फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय करना उचित होगा? क्या ऐसी तर्ज पर जीडीपी बढ़ाना, लोगों को एक तरफ मार दीजिए और विश्व में अर्थव्यवस्था को आप मजबूत कर दीजिए, ऐसी जीडीपी किस काम की? चलिए, इस वक्त हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर राजेंद्र देव भी जुड़े। राजेंद्र, यहाँ बातें सही हैं, ये बात सही कही जा रही है कि कहीं ना कहीं अगर जहाँ पर पहले से ही प्रदूषण है, कैंसर जैसी चीजें देखने को मिल रही है, तो प्रोजेक्ट को रोकना चाहिए। और ये फैसला फेवर में भी कहा जा सकता है कि पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचेगा अगर ऐसे फैसले आएंगे। लेकिन सवाल ये भी तो खड़ा हो जाता है कि अगर पेड़ नहीं कटेंगे, तमाम चीजें नहीं होंगी तो प्रोजेक्ट नहीं लगेंगे तो लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा। अगर लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा तो विकासशील देश की श्रेणी में हम और ज्यादा आगे कैसे बढ़ पाएंगे, ये भी सवाल है। कैसे कहेंगे आप? नहीं, ये सवाल अपनी जगह है, ये सवाल लगातार बना हुआ है। आपको याद होगा प्रियंका, जब जयराम रमेश पर्यावरण और विकास मंत्री हुआ करते थे तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ों पर रोक लगाई थी, और एक उदाहरण अभी अश्विनी दुबे जी ने दिया भी। बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने अध्ययन करके कुछ चीज़ों को वो जोन में, यानी कि वहाँ पर आप प्रोजेक्ट लगा सकते हैं, वो जगह जहाँ पर पेड़ नहीं है वहाँ पर आप प्रोसीड कर सकते हैं, लेकिन जहां पर पेड़ हैं उनको काट कर प्रोसीड करना उनको भी उचित नहीं लगा था। लेकिन विकासवादी लॉबी के दबाव में प्रियंका, जयराम रमेश को पर्यावरण और विकास मंत्रालय से हटा दिया गया। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि ये जो विकासवादी लॉबी है या जो लोग भी ये प्रोजेक्ट्स वहाँ पर चला रहे हैं, उनका दबाव सरकार पर कितना है। तो मैं सबसे पहले तो अश्विनी दुबे जी को बधाई देना चाहूँगा कि वो उन्होंने एक महत्वपूर्ण विषय को देश के सामने उठाया है और ट्रिब्यूनल के सामने लेकर गए हैं। अभी इसमें प्रोसीडिंग्स बाकी हैं, मैं देख रहा था कागजात 13 नवंबर को लिस्ट किया गया है, जहाँ तक 12 नवंबर को इसी साल में। तो अभी उसमें रिस्पोंडेंट्स अपीयर होंगे और हम ये देखेंगे कि उनका तर्क क्या है और ट्रिब्यूनल के सामने वो क्या बातें कहते हैं। लेकिन ये बात बिल्कुल ठीक है कि विनाश की तर्ज पर या विनाश करते हुए विकास नहीं हो सकता है। हम कुछ ऐसा गंवा नहीं सकते जिसको हम दोबारा रिट्रीव ना कर पाए प्रियंका, और उस विकास का कोई अर्थ नहीं रह जाता है जो प्राकृतिक दुर्लभ संसाधनों की हत्या करके हासिल किया जाए। इसलिए मैं समझता हूं कि यहाँ पर ग्रीन ट्रिब्यूनल और उसके बाद जो भी विद्वानों की राय यहाँ पर आएगी वो बहुत मायने रखेगी। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय उन्होंने उठाया है जो सिंगरौली और सोनभद्र से सीधा तो जुड़ा हुआ है, लेकिन वस्तुतः प्रैक्टिकली ये पूरे देश से ताल्लुक़ रखता है। और हमारे नीति निर्धारकों को अब ये तय करना होगा कि वो विकास किस तरीके से चाहते हैं। क्या जयराम रमेश के फॉर्मूले को आगे बढ़ाना चाहते हैं या फिर
उनकी बातों को या उनके जो फॉर्मूलाज हैं, उनके सूत्र हैं, उनको एक तरफ रखते हुए विकास की कोई नई परिभाषा लिखना चाहते हैं। संभवतः वो समय आ रहा है और इस पिटीशन के बाद से मुझे लगता है ये चर्चा और जोर पकड़ेगी। देव साहब, मैं यहाँ पर एक बात, मैं प्रियंका, देव साहब एक और बात बताना चाहूंगा। मेरा पूरा परिवार, मेरे सारे रिश्तेदार, मेरे सारे मित्र, सारे लोग वहां पर हैं और मैं एक छोटे से गांव का, बिहरा जैसा एक गांव है मेरा, छोटा सा गांव है, और वहां देखें तो वहां कोई समझदार, कोई व्यक्ति उतना पढ़ा लिखा भी नहीं है जिसको पता हो कि प्रदूषण क्या, एनवायरमेंट, लोग सोचते हैं पर्यावरण, लेकिन वस्तुतः स्थिति यह है कि अगर हम वहां से कुछ दूर आते हैं तो मिट्टी, अनाज, पानी, पशु पक्षी, मवेशी मर रहे हैं वहां पर। और ऐसी स्थिति मैं नहीं कह रहा हूं, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कह रहा है, यूनाइटेड स्टेट्स का एनवायरनमेंट प्रोग्राम जो वहां पर हुआ, जो स्टडी किया वो कह रहे हैं, टॉक्सिक लिंक संगठन कह रहा है, और एक सर्वेक्षण हुआ जिसमें 1200 लोगों का खून लिया गया। टॉक्सिक लिंक संगठन नाम की एक संस्था ने यूनाइटेड नेशंस के कहने पर एक स्टडी किया, वहां पर 1200 लोगों के खून का परीक्षण किया गया। 1200 में से 890 लोगों के खून में कैंसर के लक्षण पाए गए। ऐसी स्थिति में, ऐसी जगह जहां पर पहले से ही उद्योग धंधों को रोक लगा दी गई थी, क्या सरकार के दबाव में, निजी कंपनियों के दबाव में, और जब एक तरफ जयराम रमेश की फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी 5-5 बार सिंगरौली जिले में जाती है, विजिट करके कहती है यहां मत आप प्रोजेक्ट लगाइए, यहां स्थिति बहुत दुर्लभ है, और ये जो प्रोजेक्ट महान कोल ब्लॉक है, वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर है, माने जंगली जानवरों की आवाजाही है, वहां से कुछ ही किलोमीटर दूर संजय गांधी राष्ट्रीय टाइगर रिजर्व है। उस जगह पर आप माने पहाड़ उड़ा देंगे, ब्लास्ट कर देंगे, जंगली जानवर कहां जाएंगे? और वायुमंडल का बंटवारा नहीं होता। आप कहते हो मध्य प्रदेश और उत्तर, मध्य प्रदेश में प्रॉब्लम, उत्तर प्रदेश सीमाओं का बंटवारा हो, क्या वायुमंडल का बंटवारा हुआ है क्या? तो दोनों मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश जो सिंगरौली क्लस्टर है लगा हुआ है। एनटीपीसी शक्तिनगर वाले कहते हैं मध्य प्रदेश पोल्यूशन कर रहा है, मध्य प्रदेश वाले कहते हैं कि उत्तर प्रदेश पोल्यूशन कर रहा है। और ऐसी स्थिति में वायुमंडल का बंटवारा नहीं, जमीन का बंटवारा नहीं, पशुओं का बंटवारा नहीं, लोगों का बंटवारा नहीं, प्रदूषण का आपने बंटवारा कर दिया। लोगों की मौत की आपकी बिल्कुल परवाह नहीं है। आप तो अपना अच्छा पानी पी लेंगे, लेकिन वहां के लोगों के लिए क्या है? आप मॉडर्न डिवाइसेस लगाइए। मैंने पिटीशन में क्या कहा है कि आप मॉडर्न डिवाइसेस लगाइए, फॉरेन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करिए और प्रदूषण को कम करिए। पहली बात, जो अभी हमने पिक्चर देखी शुरू में, रिपोर्ट जो देखी, वो रिपोर्ट तो हमें अंदर की रिपोर्ट दिखाई जा रही है, बाहर की रिपोर्ट भयावह है। झुग्गी झोपड़ी में लोगों के चेहरे झुलसे हुए हैं, लोगों के पूरे बाल झड़े हुए हैं, लोगों को बिल्कुल जो सांस में हवा ले रहे हैं वो कैंसरस हवा ले रहे हैं अंदर। वहां की स्थिति, माइंस में काम करने वाला 40 से 45 साल की उम्र में मर जाता है। और फॉल्सीफेरम मलेरिया काटने से, तो डेंगू से भी भयावह है, फॉल्सीफेरम मलेरिया काटने से लोगों की मौत हो जाती है। कोई चिकित्सीय सुविधा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ दोहन है, पैसा है। वो पैसा किस काम का है, मेरा यहां कहना है। चलिए, रिपोर्ट में देव, हमारा सवाल आखिरी में यह भी था कि जो विकास की बात करते हैं उनका बार बार यही तर्क होगा कि अगर ऐसे ही फैसले आएंगे तो विकास नहीं होगा। आखिर कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि सरकार ही इन तमाम चीजों को बढ़ावा भी दे रही है। सरकार के ऊपर अपने दबाव होते हैं प्रियंका, और बात सही है, सरकार प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से अगर ऐसा कुछ हो रहा है जैसे कि अश्विनी जी बता रहे हैं, मैं तो ग्राउंड जीरो पर नहीं गया, लेकिन चूंकि ये वहाँ के निवासी हैं और भयावह स्थिति का वर्णन कर रहे हैं जिस तरह से बता रहे हैं, ये तो सुन के बहुत डर लगता है कि अगर इस तरह से चीज़ें आगे बढ़ाई जा रही हैं और इस कीमत पर बढ़ाई जा रही हैं, ह्यूमन जो सिविलाइजेशन है उस पर ही खतरा खड़ा हो जाएगा। बल्कि पूरा सिविलाइजेशन जो है, एनिमल्स भी अगर आप देख लीजिए उस पर, पूरा बायोस्फीयर वो हिट हो रहा है। मछलियां मर रही हैं, आप उससे अंदाजा लगाइए। मतलब वो मछली कोई खा नहीं सकता, वो खाया तो बीमार हो गया। अब ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, कैसा विकास? दुबे साहब, एक सवाल और आपसे, अगर दो सवाल है, अगर ये कहा जाए कि हमारा वातावरण भी ना प्रभावित हो, हमारे वातावरण में प्रदूषण की चीजें भी ना देखने को मिले, और जो प्रोजेक्ट नए आ रहे हैं, जैसे कि कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र में 800 प्रोजेक्ट हैं अभी भी बंद पड़े हुए, इन्हीं तमाम चीजों को लेकर कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि अगर प्रोजेक्ट आते तो और ज्यादा चीजों को विकसित होता, हम देख सकते थे, लेकिन बंद पड़े हुए इसलिए हम कुछ कह नहीं सकते हैं। प्रोजेक्ट पर भी असर ना पड़े, क्या विकल्प क्या हो सकता है? विकल्प ये है कि आप वातावरण को शुद्ध रखने के लिए, लोगों को शुद्ध जल, शुद्ध हवा, शुद्ध पानी और शुद्ध खाना देने के लिए जो आज की तारीख में मॉडर्न डिवाइसेस हैं, ऐसा नहीं है प्रदूषण को रोका नहीं जा सकता है, जो मॉडर्न डिवाइसेस हैं उन मॉडर्न डिवाइसेस को लगाइए, उसमें पैसा ज़्यादा खर्चा होगा। आप मेडिकल रिसर्च सेंटर लगाइए, वहाँ पर किस तरह की बीमारियाँ हैं उनका क्या इलाज हो सकता है वो लगाइए। विस्थापन की नीति बनाइए, अगर किसी की 2 एकड़ ज़मीन ले रहे हैं तो बदले में उसको और उसके परिवार को पूरा खाना मिले। ये नहीं कि आपने ज़मीन तो प्रशासन से मिलकर फोर्सफुली एक्वायर कर ली और उसको खाना नहीं दिया और उसको छोड़ दिया धुआं खाने के लिए, उसको छोड़ दिया कोहरा खाने के लिए, उसको छोड़ दिया मरकरी पीने के लिए। मॉडर्न डिवाइसेस लगाइए
और जो नेचुरल फॉरेस्ट है, मेरे साथ तो क्या प्रॉब्लम है, जो हमारे यहाँ का महान ब्लॉक है वहां का कोयला ही मात्र 14 साल के लिए है। अब ये बताइए, जो 30,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट लगाएगा, क्या 14 साल के लिए ही वो लगाएगा? इसका मतलब बगल वाले पहाड़ को भी आप उड़ाएंगे, उसके बगल वाले पहाड़ को भी, और नहीं बन पड़ेगा तो क्या हम उत्तराखंड की दूसरी स्थिति वहां पर निर्मित करना चाहते हैं? तो एक बार तो हजारों के हजारों लोग मर गए, वहां कितना विनाश हुआ। और वही स्थिति अगर हम उत्तराखंड जैसी स्थिति सिंगरौली जिले में भी लाना चाहते हैं, सोनभद्र जिले में भी लाना चाहते हैं, तो माफ कीजिएगा, ऐसी स्थिति बहुत जल्दी आएगी और तेजाब की बरसात होगी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, वैज्ञानिकों ने कह दिया है। सिंगरौली और सोनभद्र में, प्रियंका खत्म करने दीजिए, सिंगरौली और सोनभद्र में एसिड की बरसात होने की संभावना है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये साइंटिस्ट कह रहे हैं। और मैं टीवी चैनल के माध्यम से, और मेरी बात अगर झुठलाई जाए, अगर कह दे तो कोई भी कहीं भी चैलेंज कर दे इस बात को, मैं दावे के साथ वाकई कहीं ना कहीं दुबे साहब जो आप बातें रख रहे हैं। और राजेंद्र देव साहब, आपने बहुत जयराम रमेश की जो बात, जयराम रमेश एक ऐसे एनवायरमेंट मिनिस्टर थे जिन्होंने पूरे विश्व जगत में कोपनहेगन में 2009-2010 में कहा कि इंडिया से ज्यादा कार्बन इमल्शन फॉरेन कंट्रीज करती हैं और इंडिया में रोक भी लगाई। बोले कि दूसरे पावर प्लांट्स लगातार जारी है और भी बहुत सारे विकल्प हैं और क्या कुछ हो सकता है, इस पर भी हम बात करेंगे, इसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं। पैंतीस साल के अनुभवी डॉक्टर द्वारा इंजेक्शन थेरेपी और क्षार सूत्र द्वारा 35,000 बवासीर व भगंदर के रोगियों का स्थायी इलाज। 5-6 साल से मैं खूनी बवासीर से बहुत परेशान था। कभी खून बंद हो जाता, कभी फिर शुरू हो जाता, और पिछले 1 हफ्ते से तो पिचकारी की तरह खून जा रहा था। बहुत परेशान हुआ, बहुत इलाज कराया, कुछ नहीं हुआ। फिर मेरे एक दोस्त ने, जिसने यहाँ से इलाज कराया था, मुझे यहाँ का पता दिया। मैं डॉक्टर साहब से मिला, डॉक्टर साहब ने मेरा इंजेक्शन से इलाज शुरू किया और देखिए दूसरे दिन ही मेरा खून बंद और आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने भगंदर का 2 सालों में 3 बार ऑपरेशन करवाया, लेकिन ये रोग ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा था। फिर मैंने स्वामी सत्यानंद हॉस्पिटल से सास द्वारा इलाज करवाया, आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ। गुदा में जलन, खून आना, दर्द होना, खुजली होना, बवासीर हो सकती है, बार बार पस निकलना, मत से होना, भगंदर हो सकती है, लापरवाही से हो सकता है खतरनाक परिणाम। आज ही मिले डॉक्टर महेंद्र सिंह, स्वामी सत्यानंद हॉस्पिटल, 178 सेक्टर 7A, नियर सेक्टर 7-10 चौक, फरीदाबाद। फोन 221-6400 और 989-11-23092। स्वाद चाहिए लेकिन सेहत भी तो हो। पतंजलि आयुर्वेद लाए हैं सबसे अच्छे, सबसे सस्ते, विश्व स्तरीय स्वदेशी उत्पाद, भारतीय परंपरा और आयुर्वेद का दिव्य वरदान। स्वाद है और सेहत भी। स्वदेशी अपनाएं, देश को शक्तिशाली बनाएं। वहाँ पे हिंदुओं को काफिर कहा जाता है। हमारे सामने हमारी बहू बेटियों की इज्जत। ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम में। लगातार बढ़ते प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग और लगातार कटते पेड़ों को ध्यान में रखते हुए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने यह कहा है कि मध्य प्रदेश के सिंगरौली और उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिलों में बिना परमिशन के पेड़ ना काटे जाएं। लेकिन इसके बाद सवाल ये भी खड़ा होता है कि इसका विकल्प क्या हो सकता है। हमारे साथ इसके दुबे साहब लगातार जुड़े हुए हैं, पॉलिटिकल एडिटर लगातार राजेंद्र देव भी जुड़े हुए हैं। दुबे साहब के पास आ जाती हूँ। दुबे साहब, सवाल ये है कि कहीं ना कहीं ये चीज़ें भी देखने को मिलती, जैसा कि आपने कहा कि जयराम रमेश ने ये कहा था कि पेड़ जहाँ पर पेड़ ना हो वहाँ पर चीज़ों को ज़्यादा डेवलप करने की कोशिश की जाए, पेड़ों को ना काटा जाए, तमाम चीज़ों को ध्यान में रखा जाए। क्या कंपनी भी कुछ चीज़ों, दस्तावेजों में फॉल्ट करती है? क्योंकि ये कहा जाता है कि अगर कंपनी वहीं स्थापित होगा, सबसे पहले तो आप कंपनी जब लगाने वाले हैं बहुत सी चीज़ों को ध्यान में रखा जाए, वातावरण न प्रदूषित हो, पेड़ न कटने चाहिए और काफ़ी दूरी पर लगाना चाहिए। इन तमाम चीज़ों के विषय में थोड़ा समझाने की कोशिश करें। सबसे पहले क्या होता है, हाँ। जब कोई इंडस्ट्रियलिस्ट या कोई इंडस्ट्रियल कंपनी कहीं पर प्रोजेक्ट लगाने के लिए कहती है तो वो सबसे पहले कायदे से, किताबों के हिसाब से, लॉ ऑफ लैंड के हिसाब से ये देखा जाता है कि क्या इस जगह की जमीन उपजाऊ है या गैर उपजाऊ है। अगर उपजाऊ जमीन है तो कायदे से सरकार को वहाँ परमिशन नहीं दी जाती है, दी जानी चाहिए, सरकार को वहाँ परमिशन नहीं देना चाहिए, आप लगाइए। दूसरी बात, अगर उपजाऊ जमीन है तो उपजाऊ जमीन बिना किसान की मर्जी के किसी भी कीमत पर एक्वायर नहीं किया जा सकता। अब यहाँ पर होता क्या है, उपजाऊ जमीन को
रिकॉर्ड्स में हेरफेर करके जो प्रशासन होता है, क्योंकि प्रशासन क्यों काम करता है, क्योंकि प्रशासन काम करता है राज्य सरकारों के दबाव में या सरकारों के दबाव में। सरकारें वहां से कहती हैं फला इंडस्ट्री को हमने यहां पर कह दिया जाकर आप जमीन देख लीजिए, ये नहीं कहते आप वहां इंडस्ट्री लगाइए। हाँ। इंडस्ट्रियलिस्ट जब जाता है सरकार के पास तो कहता है हमें इंडस्ट्री लगानी, बोले अच्छा जाकर आप अपना परिक्षेत्र देख कर आइए, कितनी जमीन चाहिए आपको। वो जाता है तो कहता है अच्छा यहां तो पानी भी है, ये उपजाऊ जमीन है, ये यहां पर पानी लाया जा सकता है, तो ऐसा करते हैं इस जमीन को ले लेते हैं। अब वहां रिकॉर्ड्स में हेरफेर शुरू होती है। जब लैंड एक्विजिशन का नोटिफिकेशन जारी होता है तो उसमें टॉप से लेकर बॉटम तक के लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं, पटवारी से लेकर कहना चाहिए कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी तक इन्वॉल्व हो जाते हैं। प्रशासन का पूरा दुरुपयोग होता है, सरकार दुरुपयोग करती है। उसके बाद क्या होता है, दूसरी स्थिति में जो किसानों की उपजाऊ जमीन होती है उसके रिकॉर्ड्स में हेर फेर करके 90% केसेस में उसको गैर उपजाऊ कर दिया जाता है। और जैसे ही गैर उपजाऊ किया जाए, सरकार की भी कुछ प्रदेश के शासन की जमीन कर दी जाती है। प्रदेश के शासन की जमीन को पूरा राइट होता है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को, इंडस्ट्रियलिस्ट को देने का। तो गरीब आदमी जो पढ़ा लिखा नहीं है, 2 जून की अपने किसान की मेहनत करके खाना बनाता है, खाना खाता है, उसको जो है गैर उपजाऊ जमीन करके 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख मुआवजा दे दिया। अंग्रेजी की टर्म्स एंड कंडीशंस वो नहीं समझ पाते एग्रीमेंट। वही के जो गांव के दबंग लोग होते हैं उनको थोड़ा समझा दिया तो उनको पैसा दे दिया जाता है, वो चुप हो जाते हैं। चलिए अश्विनी जी, आप बने रहे हमारे साथ राजेंद्र देव भी लगातार जो। राजेंद्र, अगर बात करें, थोड़ा सा कह सकते हैं कि अलग है, मध्य प्रदेश की सिंगरौली और उत्तर प्रदेश के सोनभद्र की बात नहीं है। ऐसी परिस्थितियां तमाम जगहों पर देखने को मिल सकती हैं। और जिस तरह से समझाने की कोशिश करें अश्विनी जी, ये कहा जा सकता है कि ये सब कुछ प्रशासन की मिली भगत से चल रहा है। बिल्कुल, ये पूरे का पूरा सिस्टम जिम्मेदार है इसके लिए, कोई एक पक्ष जिम्मेदार नहीं है। ये एक बहुत ही प्लान तरीके से ये सारी चीज़ें की जाती हैं और बहुत पहले इसकी रूपरेखा तैयार कर ली जाती है। इस खेल के एक्टर्स पहले ही निश्चित कर लिए जाते हैं और उसके बाद इस खेल को आगे बढ़ाया जाता है। अभी आप देखिए दूसरा विषय जो आपने अपनी रिपोर्ट में दिखाया, महाराष्ट्र का, सिंगरौली के बारे में तो पूरा विस्तार से बताया। महाराष्ट्र में 817 प्रोजेक्ट्स पेंडिंग हैं। वहाँ पर 2 कमिटीज़ हैं जो इस प्रकार के एनवायरमेंटल क्लियरेंस देती हैं, एक मुंबई को छोड़कर महाराष्ट्र के बाकी हिस्सों के लिए और एक कमेटी है मुंबई के अंदर देखने के लिए। उसके कई कर्मचारियों ने अलग अलग विवाद के कारण त्यागपत्र दे दिया और इस वजह से ये दोनों कमिटीज़ ने फंक्शन करना बंद कर दिया। नतीजा ये हुआ कि 817 प्रोजेक्ट्स जो हैं महाराष्ट्र में पिछले कुछ दिनों से इस अनुमति के बगैर बंद पड़े हुए हैं। ये सिक्के का दूसरा पहलू है और ये वो पहलू है जिसमें साफ साफ पता चलता है कि चीज़ों को किस तरह से नज़रअंदाज किया गया, चीज़ों को शायद महत्व ही नहीं दिया गया। अब क्या ये कार्रवाई विकास की गति धीमी होने के लिए जिम्मेदार नहीं है? क्या उस कमेटी में लोगों को रीअपॉइंट किया जाना ज़रूरी नहीं था? और अगर ज़रूरी नहीं था तो फिर किसी और को दोष क्यों दिया जाए? दोष कहीं ना कहीं सिस्टम के अंदर से ही उपज रहा है, कहीं ना कहीं रूपरेखा, दिशा और तय नहीं हो पा रही है कि हमें किस तरफ और कैसे आगे बढ़ना है। और अगर कोई मार्ग दिखाने का प्रयास किया जाता है तो मुझे लगता है कि शायद इसको गंभीरता से लेती नहीं प्रशासनिक प्रणाली, और नतीजा ये होता है कि सिंगरौली, सोनभद्र जैसे विषय सामने आते हैं। नतीजा ये होता है कि 817 प्रोजेक्ट्स पेंडिंग में लटके रहते हैं, ना वो आगे बढ़ते हैं और न वो पूरी तरह से ख़त्म ही किए जाते हैं। और इस तरह से पॉलिसी पैरालिसिस का जो आरोप लगता है शासन के ऊपर, वो सिद्ध होता दिखता है। प्रियंका, चलिए अश्विनी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए। अश्विनी जी, राजेंद्र का ये कहना था कि कहीं ना कहीं पूरा सिस्टम जो है वो इसके लिए दोषी है। आप याचिकाकर्ता हैं, आपने सिस्टम को क्या ये समझाने की कोशिश की है कि अगर इस तरह की चीज़ें भी ना हो और ज़्यादा आपके पास ऑप्शन उपलब्ध हो, तमाम चीज़ों को क्या आपने बताने की कोशिश की है जिस पर विचार किया जाए? जी, मैंने देखिए राजेंद्र देव जी की बात से 100% सहमत हूँ। जो वो बात कह रहे हैं उनका कहना सही है कि भाई सिस्टम के अंदर से प्रॉब्लम है, वाकई में प्रॉब्लम सिस्टम के अंदर से। जब तक राष्ट्रवाद की भावना हमारे अंदर नहीं आएगी, राष्ट्र सर्वोपरि नहीं होगा। यहाँ पर क्या है, हम स्वयं को सर्वोपरि कर रहे हैं, अपने आप को मजबूत कर रहे हैं, अपने पैसे को स्विस बैंक में डाल रहे हैं। राष्ट्रवाद की जब तक हम बात नहीं करेंगे तब तक इस तरह की चीजें नहीं होंगी। और सही बात उन्होंने कहा कि सिस्टम के अंदर प्रॉब्लम है। माने एक व्यक्ति अगर उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का हेड है, वो अपना घर भर लेगा, नीचे के लोगों को मौत के मुंह में जाने के लिए छोड़ देगा, कोई दरोकार नहीं होगा। पहली बात। दूसरी बात, प्रोजेक्ट लगना चाहिए, हर तरफ से लगना चाहिए, लेकिन प्रोजेक्ट लगाने के 2 पहलू होने चाहिए। इंडिया की जमीन कृषि प्रधान देश है, मैक्सिमम आबादी यहाँ की कृषि पर आधारित है। तो कृषि प्रधान देश है, तो ऐसे हम प्रोजेक्ट्स लगाएं, ऐसी चीजें हम डेवलप करें जो कृषि को भी हमारे बढ़ाएं आगे। पहली बात। दूसरी बात, रही बात नेचुरल फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय करने की या जमीनों के अधिग्रहण की, आज की तारीख में गुजरात एक एग्जाम्पल है जहां पर सोलर प्लांट लगे हुए हैं। आप दूसरी बात, न्यूक्लियर प्लांट लगा सकते हैं, हाइड्रो प्लांट लगा सकते हैं, और भी थोड़ा खर्चा ज़्यादा आता है।
और भी चीज़ें अवेलेबल हैं जिनके माध्यम से बिजली बनाई जा सकती है। और अगर बनाना ही है आपको, ऐसा है पहाड़ को डिस्ट्रॉय करना ही है, तो आप उसका फॉरेस्टेशन करिए। माने अच्छा पॉलिसी क्या है कि अगर आपने 5 एकड़ का फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय किया तो 10 एकड़ में आपको जमीन लगानी चाहिए। अब है क्या, जैसे नोएडा में अगर कोई फॉरेस्ट काट रहा है तो पेड़ कहां लगाएगा, देवरिया में। पेड़ कहां लगाएगा, सिंगरौली में। मतलब सिंगरौली में पेड़ कट रहे हैं और फॉरेस्टेशन 700 किलोमीटर दूर सागर में हो रहा है। ये बताइए, वहां के लोगों की आबो हवा आप खराब कर रहे हैं, वहां के लोगों को जहर दे रहे हैं और चलिए कुल मिलाकर, हाँ बिल्कुल अश्विनी जी, कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि अगर इन तमाम चीजों को रोकना है, इन चीजों को बेहतर करना है तो सिस्टम में भी बदलाव करना होगा। लेकिन शुरुआत पर एक बार फिर से आना चाहूंगी। राजेंद्र, आपने कुछ देर पहले कहा था कि जयराम रमेश ने कुछ पहले सुझाव दिया था लेकिन उनके ऊपर गाज गिर गई थी। ये कहीं ना कहीं ये संदेश और लोगों पर भी जाता है। अगर कोई इस चीज को मानने की कोशिश करेगा और चीजों को सुधारने की कोशिश करेगा तो उसे तो पहले से पता है कि अगर मैं ऐसा करता हूं तो फिर मैं खाई में ही जाके गिरूंगा। प्रियंका एक बात, हैंडपंप के पानी से भी मरकरी निकल रहा है। अनपरा, डिबुलगंज, मिश्रा, ये सब रिपोर्ट्स हैं। चलिए ये बातें समझेंगे, लेकिन राजेंद्र से सवाल का जवाब ले लेते हैं। बिल्कुल, ये आपने अपने सवाल का जवाब जो है प्रियंका अपनी बात में खुद ही दिया है। और सवाल का जवाब ये है कि अगर इस प्रकार के लोग जो कि सिस्टम को दुरुस्त करना चाहें और सत्ता के शीट पर बैठे लोग उनको उपयुक्त ही ना समझें या उनको लगे कि जो रास्ता ये चुन रहे हैं ये तो आत्मघाती है, तो फिर ये सिस्टम कैसे सुधरेगा। अगर कोई क्रांतिकारी खड़ा भी होता है और क्रांति का कोई मार्ग दिखाता है सिस्टम के अंदर रह के, तो उसका समर्थन किया जाना चाहिए। जयराम रमेश जैसे पर्यावरण मंत्रियों की ज़रूरत भारत को है और इसी तरह से विकास जो है वो स्थायी हो सकता है। हमको सस्टेनेबल डेवलपमेंट के फॉर्मूले पर चलना है, न कि ख़त्म करके कुछ बनाना है। हमको सारी चीज़ों को एक साथ लेके चलना है और सबसे बड़ी ज़रूरत जीवन खुद अपने आप में है। प्रियंका, जीवन को ख़त्म करके जीवन के संसाधन नहीं जुटाए जा सकते। जीवन को बचाना ज़रूरी है, वो किसी भी फॉर्म में हो, किसी भी शेप में हो, और इसके लिए जो संभव हो, जिस तरीके से संभव हो, किया जाना चाहिए। चलिए, वाकई आपने बहुत सही बात कही कि जीवन को ख़त्म करके जीवन को नहीं सुधारा जा सकता है। इसके लिए जीवन को किस तरह से आगे बढ़ाना है, किस तरह से सही तरीके से संचालित करना है, ये इस पर विचार करना चाहिए। अश्विनी दुबे जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इन तमाम मसलों पर अपनी चर्चा करने के लिए। राजेंद्र, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो सवाल यहाँ पर ये खड़ा हो गया है, इस वक्त नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने आदेश जरूर दिया है, परमिशन दिया है कि बिना परमिशन के वृक्ष नहीं कटने चाहिए, लेकिन दूसरा सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि कहने वालों को एक बार फिर से ये मौका मिल जाएगा कि इस फैसले की वजह से विकास प्रभावित हो रहा है। ऑप्शन बताएं, विकल्प बताए गए, आगे की तस्वीर क्या होगी, कितना इस पर विचार किया जाएगा, ये देखना होगा। इसी के साथ हमारे विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। जय हिंद। महंगाई का मुकाबला करने के लिए 100% शुद्ध व स्वदेशी पतंजलि आयुर्वेद के विदेशी कंपनियों से 2 से 10 गुना सस्ते हर्बल कॉस्मेटिक्स एवं स्वास्थ्यवर्धक उत्पाद अपनाएं। एक ईस्ट इंडिया कंपनी ने देश को लूटा व गुलाम बनाया। अब तो 5000 से अधिक विदेशी कंपनियां देश को लूट रही हैं। आए, स्वदेशी अपनाएं, देश बचाएं। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। साईं की भक्ति से जीवन बदलता है। साईं की कृपा से भाग्य संवरता है। ओम साई नमो नमः। पहुंचेगी साईं कृपा सीधे आप तक। नमो नमः। जय जय साई। देखिए हर रोज साईं काकड़ आरती सुबह 4:30 बजे, साईं सेज आरती रात 10:30 बजे। 157, 279, 398, 399, 400। वीडियोकॉन D2H, इतने सारे चैनल्स और सर्विसेज की थक जाओगे। Enjoy maximum channels and services on Videocon D2H। जानते हैं, जिस स्थान पे गाय का निवास होता है वहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है। जानने के लिए देखिए गाय एक फायदे अनेक, हमारा खास कार्यक्रम गौ दर्शन, रोजाना सुबह 7:30 बजे सिर्फ सुदर्शन न्यूज पर। वीडियोकॉन D2H हाई डेफिनेशन का डेमो चाहिए?
हर HD चैनल इतना ही रेयर दिखेगा। Mirror-like HD quality with maximum असली HD channels on Videocon D2H। एक और डेमो मिलेगा। कुपवाड़ा के केरन सेक्टर में 15 दिनों से चला आ रहा मुठभेड़ खत्म। सेना प्रमुख बोले घुसपैठ के लिए पाकिस्तान जिम्मेदार। राज्य में अभी कई आतंकी होने का शक। तंदूर हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट ने सजा में किया बदलाव। फांसी की बजाय ताउम्र जेल में रहेंगे सुशील शर्मा। साल 1995 में की थी पत्नी की हत्या। आय से अधिक संपत्ति के मामले में मुलायम के बाद सीबीआई मायावती को भी दे सकती है राहत। राहुल गांधी ने मायावती पर लगाया जातिवादी राजनीति का आरोप। राजनाथ सिंह ने कांग्रेस को बताया सबसे बड़ी सांप्रदायिक पार्टी। कहा मध्य प्रदेश और राजस्थान में तय है बीजेपी की जीत। जगनमोहन के लिए बीजेपी के दरवाजे खुले। अलग तेलंगाना पर घमासान जारी। चंद्रबाबू नायडू को आंध्रा भवन खाली करवाने का भेजा गया नोटिस। पूरे आंध्रा में बत्ती गुल। बीजेपी बोली तबाही के जिम्मेदार है कांग्रेस। और सुप्रीम कोर्ट से मिली श्रीनिवासन को राहत। अपना पदभार संभाल सकते हैं श्रीनिवासन। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। इस वक्त एक तो शराब तस्कर की थाने में मौत हुई है। पुलिस की पिटाई से हुई है इसकी मौत। पुलिस मामले को दबाने में जुटी हुई है। यूपी के अलीगढ़ का ये मामला है। पुलिस मामले को दबाने में जुटी हुई है। शराब तस्कर की थाने में मौत हो गई है और उसकी मौत पुलिस की पिटाई से हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर, शराब तस्कर की थाने में मौत हुई है। पुलिस की पिटाई से इसकी मौत हुई है। आपको बता दें कि पुलिस मामले को दबाने में जुटी हुई है। यूपी के अलीगढ़ का यह मामला है। शराब तस्कर था जिसकी थाने में मौत हुई है और पुलिस की पिटाई से इसकी मौत हुई है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि शराब तस्कर जो कि पुलिस थाने में मौजूद था, वहां पर इस तरह से बेदर्दी से, बेरहमी से इसकी पिटाई की गई कि थाने में ही इसकी मौत हो गई। अब ऐसे में पुलिस पर सवाल ये निशान खड़ा होता है, क्या पुलिस इस तरह के कृत्य को अंजाम देगी? जिस आरोपी को वो पकड़ती है, थाने ले जाती है, उसकी इस तरह से पिटाई करती है कि इंसाफ होने से पहले ही उसकी मौत हो जाती है। तो शराब तस्कर की थाने में मौत हो गई है। पुलिस की पिटाई से ये मौत हुई है। अब ऐसे में पुलिस पर भी सवाल खड़े होने हैं। पुलिस की पिटाई से तस्कर की मौत हुई है। अब पुलिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन पुलिस इस मामले को दबाने में लगी हुई है। तो पुलिस इस मामले को दबाने में लगी हुई है। यूपी के अलीगढ़ का यह मामला है। शराब तस्कर की थाने में मौत हुई है। इस खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए बात करते हैं सुदर्शन न्यूज संवाददाता आतिफ रहमान से। आतिफ, क्या अपडेट है आपके पास? एक शराब तस्कर था जो रिक्शे में 2 लोग जा रहे थे। कल रात को पुलिस ने इसको पकड़ा था। इसमें दो लोग पुलिस ने पकड़े थे। हेलो जी, 2 लोग पुलिस ने पकड़े थे। आज दोपहर इसने हवालात में ही इसकी मौत हो गई। मौत का भी किसी अधिकारी से स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि किस तरह से हुई है, लेकिन पुलिस कस्टडी में उसकी मौत हो गई। शराब तस्कर की पुलिस कस्टडी में मौत हो गई जी। लेकिन ये बातें तो सामने आ रही हैं कि पुलिस की पिटाई से इसकी मौत हुई है। देखिए, अभी इसका कोई खुलासा नहीं हो रहा है, लेकिन अधिकारी कुछ भी इस मामले में कहने से बच रहे हैं और इसको पुलिस की कार्रवाई से इस मामले को बिल्कुल दूर रखा गया है। और चलिए, इस बात की अभी पुष्टि नहीं हुई है कि पुलिस की पिटाई से इसकी मौत हुई है, लेकिन ये बात सामने आ रही है कि शराब तस्कर की थाने में मौत हुई है। हालांकि पुलिस इस मसले को दबाने में लगी हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर के केरन सेक्टर में घुसपैठियों के खिलाफ सेना का ऑपरेशन पूरा हो गया है।
सेना ने श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी देते हुए कहा कि 15 दिनों तक चले ऑपरेशन में 8 आतंकियों के शव बरामद हुए हैं। इस दौरान आतंकियों से निपटने के लिए 6 बड़े अभियान चलाए गए। 18 AK-47 सहित हथियारों का भारी जखीरा भी बरामद हुआ है। अब भारत इसमें पाकिस्तानी सेना के सीधे शामिल होने को लेकर सबूत जमा कर रहा है। ये सबूत इकट्ठा होते ही भारत कूटनीतिक हमला बोलेगा। सेना की ओर से कहा गया है कि पाक सेना की मदद के बिना घुसपैठ संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि इलाके में सर्च ऑपरेशन पूरा कर लिया गया है और निगरानी की जा रही है। कई आतंकी अपने हथियार छोड़ वापस नियंत्रण रेखा के पार भाग गए हैं। सेना ने माना है कि ऑपरेशन के दौरान कई आतंकी मारे गए हैं।